नमस्कार, मैं हूं आपका मेंटोर विज्ञान विषय के लिए, साइंस विषय के लिए। मेरा नाम गोपाल कृष्ण और आज हम बात करेंगे विज्ञान की। और विज्ञान में हम पहली बात कर रहे हैं, तो इसमें हम पहला चैप्टर जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है जल चक्र। जल चक्र यानी हम इसे वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में हाइड्रोलॉजिक साइकिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जल चक्र बेसिकली अगर देखा जाए तो जल और थल बहुत ही करीबी रिश्ता रखते हैं और हम ये मानते हैं कि जल जो है वो पृथ्वी से कभी भी जो है वो अपना स्थान नहीं छोड़ता, यानी धरती से वो कभी भी नहीं निकलता है। अगर वो पृथ्वी पर है तो वो हमारे सरफेस वाटर के रूप में, यानी थल पर पानी के रूप में, झीलों के रूप में, ओशियंस के रूप में, समुद्रों के रूप में, नदियों के रूप में मिलेगा। और अगर वो पानी जमीन में नीचे की तरफ चला जाएगा तो उसे हम सभी लोग ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। और अगर वो पानी पत्तियों में है तो वो पेड़ों का पोषण करता है, और वही पानी जब पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा सूरज की ऊष्मा के द्वारा जब ऊपर की तरफ उठता है तो वो बादलों का रूप ले लेता है। लेकिन जल अपने आप में एक ऐसा चक्र का निर्माण करता है जिससे पृथ्वी पर जीवन होता है, और इसी चक्र को हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात वाटर साइकिल की ये है, यानी जल चक्र की ये है कि ये कभी भी पृथ्वी से, एक तो जैसे हमने बात की कि ये पृथ्वी से अपना स्थान नहीं छोड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो है ये वाटर साइकिल पृथ्वी पर जीवन का निर्माण करता है प्रत्येक रूप में। जैसे कि अगर समुद्र में है तो वहाँ जीवन का निर्माण होगा, अगर धरती पे है तो वहाँ जीवन का निर्माण होगा, थल पे है, पत्तियों में है, जिस भी रूप में है वो हमेशा जीवन का निर्माण करने की जो सतत प्रक्रिया है उसमें अपना रोल प्ले करता रहता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जल की ये भी है वाटर साइकिल की, कि जल की मात्रा कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती, वो एक साइकिल से दूसरे साइकिल के अंदर मूव करता रहता है। तो ये जो मूव करने की जो प्रक्रिया है, इसको हम एक स्टेज से निकल के दूसरी स्टेज में जाने की जो प्रक्रिया है, इसे ही हम जल चक्र के रूप में जानते हैं। अब जरा एक बार इस स्लाइड के ऊपर नजर मारते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी पर, जैसा कि मैंने बात करी, पृथ्वी पर सतत रूप से जल जो है वो बना रहता है, और दूसरा ये है पृथ्वी को ये कभी भी नहीं छोड़ता है। हमने बात करी वायुमंडल, समुद्र और भूमि, इसके माध्यम से जल चक्र जो है ये बना रहता है, और इसी चक्र को हम जल चक्र कहते हैं। जल चक्र में सूर्य की ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि जो जल को गर्म करना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को करना, इसमें सूर्य की ऊष्मा सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको लग रहा होगा कि अभी समझने में नहीं आ रही है। हम जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जल चक्र जो है वो कैसे है, और इसको थोड़ा सा डीपली भी जाएंगे। इसमें हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। हम इसमें बारिश के बारे में जानेंगे, हम इसमें बादलों के बारे में जानेंगे, तरह तरह के बादलों की बातें करेंगे। तो आज का चैप्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सब लोग अपना ध्यान लगाइए रखिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की स्लाइड्स के ऊपर। तो जल चक्र को जानने समझने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग आप सबके सामने रखना चाहता हूं। अगर हम देखें कि हम एक बाल्टी लेते हैं, और इस बाल्टी के अंदर हम, ये बाल्टी समझिए, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें अगर हम छेद कर देते हैं और इस छेद से एक एक बूंद पानी गिरता है तो क्या होगा, जरा बताइए। एक दिन ये बाल्टी खत्म हो जाएगी। इस बाल्टी को अगर हम ये माने कि समुद्र है, और इसमें से प्रतिदिन अगर एक एक बूंद निकलती रही, तो क्या हमारे समुद्र खत्म हो जाएंगे? अब जरा इस बात को आगे समझते हैं। समझते हुए देखते हैं कि हम इसमें कैसा पाइप लगाते हैं। इस पाइप में इस पानी को कलेक्ट करते हैं और वापस इसी पाइप को इसमें डाल देते हैं। तो ये बूंदें हमारी वापस कहाँ पहुंच रही हैं? वापस कहाँ पहुंच रही है? इसी बाल्टी में वापस पहुंच रही है। तो एक बाल्टी से जो बूंद निकल रही थी वो वापस घूम के पूरा पाइप का जो है वो अपना रास्ता तय करके कहाँ पहुंच रही है? वापस अपनी बाल्टी में पहुंच रही है। ये जो प्रक्रिया है, यानी समुद्र से पानी का निकलना और पूरी पृथ्वी पे का भ्रमण करते हुए, हवा का भ्रमण करते हुए, वायुमंडल का भ्रमण करते हुए वापस उसी अपने गंतव्य तक पहुंचना। जैसे एक कहावत सुनी होगी हमने कि प्रत्येक बूंद यानी प्रत्येक नदी को एक दिन समुद्र में मिलना है। तो वो जो चक्र है, जो मिलना चलना, ये सारा जो सतत चक्र है, इसको हम किस रूप से जानते हैं? इसे ही हम जल चक्र के रूप में जानते हैं। अब जल चक्र की जो अलग अलग स्टेजेज हैं, ये कैसे समुद्र से चलता है, कैसे ये हमारे खेतों खलिहानों तक पहुंचता है, हमारे शहरों तक पहुंचता है, और फिर वहां से वो कैसे नदियों में आता है, कैसे झीलों में आता है। अब एक बात सबसे महत्वपूर्ण और ये भी है कि जैसे हम देखते हैं एक एक पेड़ पौधा, जंगल, खलिहान हम देखते हैं,
वो सब तक वो पानी पहुंचने की इतनी लंबी जो प्रक्रिया, कितना बड़ा सिस्टम है, इस हर पेड़ को भगवान आके सींचते हैं, वैसे मानते हैं ना। तो जल जो है वो अपनी पूरी प्रकृति की चिंता करते हुए समुद्र से उठते हैं, और उठते हुए इतनी लंबी यात्रा करते हुए हमारे खेतों तक, हमारे जंगलों तक एक एक पेड़ को सींचते हुए वापस नदियों में मछलियों को, तालाबों के अंदर मछलियों को पोषण देते हुए वापस कहाँ पहुँचते हैं? अपने गंतव्य तक, अपने समुद्र तक पहुँचते हैं। हम ऐसी नदियों को जानते हैं, हम ऐसे स्थानों को जानते हैं, और हम अपने अलग अलग रूप में जल को पूजते भी हैं। तो ये जो पूरी सतत प्रक्रिया है, इसे हम जल चक्र के रूप में जानते हैं। अब एक बार स्लाइड के ऊपर वापस चलते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। ये क्या कह रहा है? जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में। अब ये एक रूप से दूसरा रूप क्या हो गया भाई? एक रूप से दूसरा रूप क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है एक चैप्टर के अंदर, अभी हम फिर से इस पर चर्चा कर लेते हैं कि यदि हम इस पानी को यदि गर्म करते हैं, तो गर्म करते ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? भाप के रूप में। यदि हम इस पानी को ठंडा कर देते हैं तो ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? बर्फ के रूप में, आइस के रूप में। तो हम जल के अलग अलग रूप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हम जल के अलग अलग रूप कौन से देखते हैं? कई बार हम ओलावृष्टि देखते हैं, कभी हम बारिश देखते हैं, और कभी हम जो है वो धुंध देखते हैं, कभी खेतों में ओस देखते हैं। तो जल के अलग अलग रूप हम देखते हैं। तो क्या कह रहा है ये? जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। समुद्र से चलकर हिमालय तक पहुंचने की प्रक्रिया, कितनी लंबी यात्रा। फिर हिमालय से गंगा के रूप में, ब्रह्मपुत्र के रूप में, यमुना के रूप में, नाना प्रकार की नदियों के रूप में वापस खेतों खलिहानों से वापस होते हुए कहाँ पहुंचती है? वो समुद्रों तक वापस पहुंचती है। तो भारत जैसे विशाल देश को भी अगर हम देखें तो इसके तीन तरफ समुद्र है, और तीनों तरफ जो समुद्र है तो वो समुद्र से उठता हुआ जल हमारे पूरे भारत भर में बादलों के रूप में पहुंचता है, और नाना प्रकार की नदियां, छोटी मोटी बारिश की नदियां, बड़ी नदियां, गंगा जैसी विशाल नदियां, हमारी पुरानी नदियां सब, और नए नए बांध, इन सभी के माध्यम से वापस ये जल वापस कहाँ पहुंचता है? कहीं सिंचाई के लिए खेतों में पहुंचता है, कहीं पीने के पानी के रूप में एकत्रित किया जाता है, और पुनः अपने गंतव्य तक, समुद्र तक पहुंचता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया, ये क्या है? जल चक्र, जिसमें जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन एवं स्थान परिवर्तन होता है। हमने बताया, इस बाल्टी के माध्यम से समझा इस चीज को कि बूंद निकली है लेकिन वो वापस पहुंचेगी। जल का ओवरऑल अगर हम देखें तो वो 100% पृथ्वी पर ही बना रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, लेकिन उसका क्षय नहीं हो सकता। और उसके बाद में यह प्रकृति में जल संरक्षण की व्यवस्था भी है। अब जल संरक्षण की व्यवस्था, जल संरक्षण, क्योंकि आप समझिए कि हमने जैसे बात किया कि प्रकृति का पोषण जल के बिना असंभव है, और जहाँ जल है वहीं थल सुरक्षित है, वहीं जंगल सुरक्षित है, वहीं खेत सुरक्षित है, वहीं पेड़ पौधे सुरक्षित हैं। तो जो संपूर्ण प्रकृति की जो संरक्षण की व्यवस्था है, उसका निर्माण किसके ऊपर टिका हुआ है? इस जल चक्र के ऊपर टिका हुआ है। तो जैसे हम बात कर रहे थे पिछली स्लाइड्स पर, जल चक्र के चरण यानी स्टेजेस। एक बात मैं आपसे सबसे कहना चाहूँगा कि जब भी हम पढ़ें, हम सब पढ़ रहे हैं, तो इस पढ़ने के प्रोसेस में हम कुछ वर्ड्स को, यानी कुछ तकनीकी शब्दों में हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपनी भाषा पे पकड़ के लिए हमें तकनीकी शब्दों को दोनों भाषाओं में हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि हम जब किसी भी चीज़ को पढ़ें, सुने, समझें, चाहे हम वो यूट्यूब पे सुने, चाहे हम गूगल पे पढ़ें, तो हमें समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो इसलिए हमें तकनीकी शब्द जो है वो हमें दोनों भाषाओं में समझेंगे। बीच बीच में हम अंग्रेजी माध्यम से भी आपको चीज़ों को समझाते रहेंगे, और आपको ये जरूरी नहीं है अंग्रेजी में बोल रहे थे इसे नहीं सीखना, आपको बिल्कुल सीखना है, क्योंकि कभी कभी हम सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते भी बहुत अच्छी अंग्रेजी जानने लगते हैं। यानी अगर हम किसी सब्जेक्ट को अगर हम विभिन्न भाषाओं के माध्यम से भी समझने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा होता है, इससे ज्ञान हमारा बढ़ता है उत्तरोत्तर। और दूसरी बात ये होती है कि हमारी दूसरे जो भाषाओं के बारे में हमारी जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी सबसे ज़्यादा, जब हम बड़े हो जाते हैं और आगे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा समस्या या कठिनाई किस चीज़ के अंदर आती है? वो है हमारी लैंग्वेज की वजह से।
तो अगर हम अभी से थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को सीखने का प्रयास करेंगे, यानी जब पढ़ने की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें हम भाषा के ऊपर थोड़ा सा और तकनीकी शब्दों के ऊपर थोड़ा और ध्यान देंगे दोनों भाषाओं के रूप में, तो हमें हमें आने वाले वक्त में थोड़ा सा आसानी होगी। तो हम बात कर रहे थे जल चक्र के चरणों की। तो जल चक्र के चरणों में 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। महत्वपूर्ण के 4 ही चरण हैं। हम ये देखें, अगर हम एक पात्र में पानी को उबालते हैं यानी हम गर्म करते हैं, ये पहला चरण है। तो जैसे पात्र क्या है, हमने बताया था कि समुद्र हमारा पात्र है। इस धरती का पात्र बाल्टी क्या है, पानी कहाँ सारा इकट्ठा होता है, वो होता है समुद्र के अंदर। तो समुद्र में यदि पानी गर्म होता है, अब पानी कैसे गर्म होगा समुद्र का साहब? तो समुद्र का पानी वैसे ही गर्म होता है जैसे जून के महीने में हमारे यहाँ इतनी प्रचंड धूप पड़ती है और उससे हमारी धरती गर्म होती है और हम सबको खूब गर्मी लगती है, और हम देखते हैं उस वक्त पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं। अगर हम पेड़ों में पानी ना दें तो पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे उस वक्त में। सेम उसी प्रकार जब समुद्र पे तेज उसके सरफेस पे यानी उसकी जो तल है, उस तल पे जो उसका तल होता है उस पे सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, और इन सीधी किरणों के पड़ने की वजह से क्या होता है, 2 चीजें वहां पे होती हैं। एक तो वहां हवा गर्म होती है और दूसरा वहां पे जो है पानी गर्म होता है। गर्म होते ही फिर क्या होता है, भाप के रूप में ऊपर उठेगा। तो पहली प्रक्रिया हमने समझी वो है वाष्पीकरणम एवं वाष्पोत्सर्जन। आगे भी उसमें जाके बारे में डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। अब दूसरी बात है संघनन। संघनन मतलब क्या होता है, अब ये पानी ऊपर उठेगा और उठ के कहाँ पे जाएगा, ये वायुमंडल में जाएगा। अब वायुमंडल में जाने की जो एक प्रक्रिया है वो ऐसी है कि वो संघनन जैसा शब्द बता रहा है, कंडेंशन, जिसे इंग्लिश में लिखा हो कंडेंशन। पहला शब्द था वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इवोपरेशंस एंड ट्रांसपिरेशंस। दूसरा शब्द था संघनन। संघनन का मतलब है कंडेंशन। इन शब्दों को भी हम लोग समझें, लिखें और अंग्रेजी हिंदी दोनों के अंदर समझें। और फिर उसके बाद में तीसरी चीज है वर्षा। वर्षा हम सब जानते हैं, लेकिन हम वर्षा को क्या बोलते हैं, परसिपिटेशंस। प्रोनाउंसिएशन भी महत्वपूर्ण होता है ना? तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन भाषा को समझना ही महत्वपूर्ण है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी आना जरूरी है। जैसे वर्षा को हम बोलते हैं स श श, इतना अंतर आता है, हम सब समझते हैं क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। वैसे ही अंग्रेजी के अंदर भी उसका प्रोनाउंसिएशन हमें सही तरीके से आना चाहिए। तो अंग्रेजी में बारिश को का जो साइंटिफिक जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशंस। तो अब संग्रहण की बात कर रहे हैं, तो संग्रहण का मतलब होता है कलेक्शन। ये 4 स्टेजेस हैं, इन 4 स्टेजेस पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2 चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने कहीं ना कहीं से सुना हुआ है। तो बेसिकली हमने बात करी थी जल चक्र की। तो जल चक्र हम कह रहे थे कि साहब जल चक्र से प्रकृति है, जल चक्र की वजह से ही पूरा सिस्टम जो एनवायरनमेंट का है वो सब इसी वजह से बनता है, ये सतत प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम देखें, जैसे क्लाइमेट चेंज का मतलब है कहीं बारिश बहुत अधिक होती है और कहीं बारिश बिल्कुल नहीं होती। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये किस वजह से आ रहे हैं, ये बारिश की वजह से, यानी जल चक्र में अनियमितता के रूप में जो वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं वो ही क्या है, क्लाइमेट चेंजेस। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं ना कि वाटर इज द हार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज के बीच में सेंटर में कौन है, केंद्र में कौन है, वाटर। और दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं जल चक्र एक ग्लोबल रेगुलर प्रोसेस है, हमेशा चलने वाला एक प्रोसेस है। ग्लोबल मतलब, ग्लोबल का मतलब होता है कि इस समूची पृथ्वी पर 1 इंच भी स्थान ऐसा नहीं है जो जल चक्र का हिस्सा नहीं है। यानी पूरे समूचे इस हमारे जो पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो वायुमंडल है, चाहे हमारा थल है, चाहे वो हमारे धरती के अंदर के स्थान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो कि इस जल चक्र का हिस्सा नहीं है। तो यानी जल चक्र में 2 चीजें हैं कि ग्लोबल प्रोसेस है और रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है, हमेशा चलने वाला सतत ग्लोबल प्रोसेस। और दूसरा क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में बात करते हैं, हम सुनते हैं कि साहब वहाँ पे बहुत अधिक बारिश होगी, हर साल बाढ़ आ जाती है वहाँ पे। कई बार हम सुनते हैं कि अकाल की स्थिति आ जाती है, बारिश नहीं हुई। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पिछले कई सालों से बारिश नहीं हो पा रही। कुछ ऐसे स्थान अभी हाल ही में अगर हम देखें तो अमेरिका के बारे में, अमेरिका में इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, कनाडा और अमेरिका में, कि वहाँ पे लोग जो है वो हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ियों के अंदर ही जम जा रहे हैं। तो ये जो हैवी जो बर्फबारी अमेरिका में है उसका मूल कारण वो क्या मानते हैं, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस। और इस क्लाइमेटिक चेंजेस के मूल में क्या है, पानी यानी जल चक्र।
कहीं पे बारिश अधिक है, कहीं पे बारिश कम है, कहीं पे बर्फबारी ज़्यादा है, कहीं बर्फबारी कम है। तो ये जो पूरी जो प्रक्रिया है इसके बीच में क्या है? जल चक्र। हाँ, तो जो हमने पहली स्टेज की बात करी थी, अब उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात कर रहे थे वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण। तो हम बात कर रहे थे जल की पहली स्टेज का, पहले प्रथम चरण का, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण। सो वाष्पीकरण का मतलब होता है कि जहां हम पानी को सीधा गर्म करते हैं तो वाष्प का रूप ले लेती है। अब वाष्प का जो रूप है ये किस 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 तरह से आता है, इसके अगर हम देखें तो दो तरह से पानी हमारे जो है पृथ्वी पर अवेलेबल है। पहला जो रूप है वो जो सबसे अधिक विशाल रूप है वो है हमारे समुद्र। यानी समुद्र पे लगातार जो है पानी की जो जब पानी ऊपर का सरफेस यानी इसका जो तल है, ऊपर की जो सतह है, उस सतह पर जब सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है तो रोशनी पड़ने से वहाँ क्या होता है कि वो जो वहाँ का यानी जैसे मान लीजिए समुद्र है, ये जैसा दिख रहा है यहाँ पे ओशियन सरफेस यहाँ दिख रहा है, इस सरफेस के ऊपर जब ये समुद्र का पे जब सीधी सूर्य की किरण पहुँचती हैं तो इन किरणों से क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सीधा पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होता। इसमें क्या होता है कि यहाँ का जो नीचे का जो तापमान है यानी इस जगह का तापमान, हवा का जो तापमान है ये बढ़ जाता है। और हवा क्या करती है, जब गर्म होती है तो गर्म करने के बाद में ये सीधा ऊपर की तरफ उठती है। गर्म हवा का वजन हल्का होने की वजह से वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। हल्का होने से क्या होती है, हर चीज ऊपर की तरफ उठती है। तो जब वो ऊपर की तरफ उठेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो गर्म होने की वजह से जो वाष्प बनी थी इसको सीधा ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया जो समुद्रों में होती है इसे हम इवेपोरेशंस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वाष्पोत्सर्जन जो है वो कहाँ पे होता है? वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है हमारे पेड़ों से, पौधों से। जब किसान खेत में पानी देते हैं तो पानी सीधा कहाँ जाता है? धरती में। तो धरती में कुछ पानी तो जल का वहीं धरती में समा जाता है, बाकी पेड़ अपना सोख लेते हैं। अब सोखने के बाद में पेड़ क्या करते हैं, यहाँ से पानी को जड़ के माध्यम से ऊपर की तरफ खींचते हैं। और जब पानी को इसमें ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसके साथ में कुछ जो उनके मुख्य अवयव हैं जो पेड़ों का पोषण करते हैं, जिसमें भी नाइट्रोजन है जिसे हम नाइट्रोजन के नाम से, या बहुत तरह के ऐसे नाना प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो पेड़ों के पोषण के लिए, उनको बढ़ाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इनको पानी के माध्यम से ये ऊपर की तरफ खींचते हैं और इनको खींच के कहाँ तक लेके जाते हैं? इनको पत्तियों तक लेके जाते हैं। पत्तियों को हमने देखा होगा, हमने अक्सर पत्तियों के ऊपर ओश की बूंदें जमी हुई देखेंगी। ये क्यों होती है इसको हम आगे बात में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो पत्तियों के सरफेस के ऊपर यानी इसकी सतह के ऊपर जो पानी, जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो पत्तियां सूरज की रोशनी में क्या करती हैं? अपने भोजन का निर्माण करती हैं। लेकिन उस भोजन के निर्माण की प्रक्रिया के अंदर दो चीजें और होती हैं। एक तो क्या, दूसरा है कि उस भोजन के निर्माण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है और कुछ ओश की बूंदें यानी पानी की बूंदें भी इन पत्तियों के ऊपर आती है। और पत्तियों पे जब सूरज की रोशनी पड़ेगी और ये वहाँ पे सूरज की रोशनी की वजह से वहाँ गर्मी होगी तो ये बूंदें क्या होंगी, पत्तियों से जल को क्या करेंगी, सूरज इसको सोख लेगा, या हवा जो है वो उसको, गर्म हवा जो इसको सोख लेगी और सोख के क्या करेगी, उसको ऊपर वायुमंडल की तरफ लेके चली जाती है। ये पहली प्रक्रिया है जिसे हम वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। अब हम इसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि अब ये ऊपर जाके क्या काम करेंगे, ऊपर जाके इसमें क्या होगा, यानी ओशियन में तो बादल किस प्रकार से बनेंगे और सतह के ऊपर यानी हम धरती के ऊपर जो है वो बादल किस प्रकार से बनेंगे। अगली स्टेज है जिसका हम नाम देते हैं संघनन। संघनन प्रक्रिया है मूल रूप से बादलों के निर्माण की। लेकिन उसको जानने से पहले हम एक छोटा सा चीज को फिर से समझते हैं। हम सभी जब गाड़ियों में चलते हैं, हमने देखा होगा सर्दियों के दिनों के अंदर अक्सर ये देखा होगा गाड़ियों के शीशों पे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है और वो पानी की टाइप लेयर होती है, भाप की लेयर होती है। या हम शीशे की तरफ अगर थोड़ा सा मुंह से गर्म हवा, अगर शीशा ठंडा हो और अगर हम उसकी तरफ गर्म हवा करते हैं, ऐसे करके से करते हैं तो एक तुरंत लेयर जो बन जाती है, फिर उसके ऊपर उसमें अपना नाम भी लिख देते हैं कई बार। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है हमने ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुंह से निकलने वाली हवा कैसी थी, गर्म, और उसमें क्या था, आपके पानी की बूंदें थी, बहुत छोटी छोटी पानी की बूंदें थी, और शीशा क्या था, ठंडा, और उसने तुरंत वहां जाके क्या किया, वहां पे जाके वो जम गया और जमते ही पानी की बूंदें उसने शीशे को पकड़ लिया
और वो क्या हुआ, वहाँ पे संघनन की प्रक्रिया हुई। दूसरा एक और तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका ये है जिसमें आपको बारिश होने तक की पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। अगर हम देखते हैं फ्रिज सबके घर में होगा, हम उसमें पानी की बोतल रख देते हैं। अब पानी की बोतल ठंडी है, अब हम उसे बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के रखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पानी तो उस बोतल के अंदर है, लेकिन उसके ऊपर छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें आ जाती हैं। कभी सोचा ये कहाँ से आई? क्या बोतल में से पानी बाहर आ रहा है, या ये पानी की बूंदें कहाँ से इकट्ठी हो रही हैं? तो वो जो एटमॉस्फेयर यानी चारों तरफ की जो हवा है, उस हवा में जो पानी है, उस पानी की जो नन्ही नन्ही बूंदें यानी बहुत बारीक बारीक बूंदें क्या हुई, संगठित होके वो क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने वो जो उसका जो सतह थी, बोतल की जो सतह थी, वहाँ पे उस सतह के ऊपर जाके वो सब इकट्ठा हुई। और इकट्ठा होने के बाद में जब वो एक दूसरे से मिली तो उन्होंने बड़ी बूंदों का रूप ले लिया। थोड़ी देर में हम देखते हैं पानी की बूंदें नीचे की तरफ बोतल से टपकने लगती हैं। तो वो जो टपकने तक की नीचे की जो प्रक्रिया है, ये ही इस प्रकार से बादल बनता है और बादल से बारिश होती है। लेकिन संघनन जैसा कि हमने देखा था कि दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक हमने बात किया था वाष्पीकरण की, और एक हमने बात किया था वाष्पोत्सर्जन की। तो जब बादल भी नाना प्रकार के होते हैं, बादल हमने देखे होंगे। अगर हम देखें बादल, हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं, कोई ना कोई छोटा सा बादल हमें सफेद रंग का कहीं थोड़ा हल्का सा नजर आ जाता है। और हम देखते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े व्हाइट रंग के बहुत बड़े बड़े बादल नजर आते हैं। कभी कभी हम देखते हैं बारिश होने वाली तो एकदम काले घने बादल नजर आते हैं। ये कलर के इतने कलरफुल बादल आते कहाँ से हैं, और ये कलरफुल होते क्यों हैं? कोई बादल सफेद होता है, कोई नीला होता है, कोई ऑरेंज हो जाता है, कोई काला होता है। क्या हमने कभी सोचा है कि इतने कलरफुल बादल कहाँ से आते हैं, ये कलरफुल क्यों होते हैं इतने ज्यादा? तो आज हम पहले बात करते हैं संघनन की, उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर कि जैसे ही जल वाष्प जल रूप में वातावरण में ऊपर ऊंचाई पर जाकर जाता है तो वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो हमने बात की थी वहाँ समुद्र से कि पानी जो समुद्र का जो सरफेस है यानी उसका जो तल है, जब यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ की जो गर्म हवा है ये इसको ऊपर लेके जाएगी, और ऊपर ले जाने के बाद में फिर ये जो वाष्प जो है, बताया नीचे गर्म है और ऊपर ठंडा है, तो ठंडा होने के बाद में ये वाष्प कैसा होगा, हम सब जानते हैं। पानी को यदि गर्म किया जाए तो वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। यदि उस वाष्प को जैसे ही ठंडा किया जाए वो तुरंत क्या हो जाता है, बूंद का रूप ले लेगा, वापस पुनः पानी अपना बूंद का रूप लेगा, ठीक है। और अगर उसको और ज्यादा ठंडा कर दिया जाए तो वो क्या होगा, बर्फ का रूप ले लेगा। तो हम देखते हैं ना, कई बार हमारे सिर पे पानी गिरता है, कभी कभी हमारे सिर पे ओले गिरते हैं। ओले कहाँ से आए, ज्यादा ठंडे हो गए। बूंदे कहाँ से आई, क्योंकि वो ठंडी हो चुकी हैं, ठीक है। तो दोनों प्रकार की जो प्रक्रिया है, दोनों ही प्रकार की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में संघनन बीच में एक इसमें एक स्टेज है। इस संघनन में क्या होता है कि अब वो जो पानी की जो बूंदे ऊपर गई थी, ठंडे वातावरण में जाने के बाद में वो बूंदे छोटी छोटी बूंदे क्या करेंगी, बादल का रूप ले लेंगी। और वो कैसे लेंगी, इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। यानी जो बादल का जो बनने की जो प्रक्रिया है, इसे हम संघनन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको सफेद रंग का बादल नजर आ रहा है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही। ये सफेद बादल कहाँ से आया, जो जमीन पर जितने पेड़ पौधे थे, यहाँ से जो जो चल रही है प्रक्रिया, लगातार वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया चल रही है। ये पानी की बूंदें कहाँ जा रही हैं, ये जा रही हैं इस स्टेज के ऊपर और एक बादल का रूप ले रही हैं। अब हवा इन बादलों को यहाँ से वहाँ लेके जाती है, एक बादल दूसरे बादल से मिलकर बड़े बादल का रूप भी ले लेते हैं। तो जो सफेद रंग के बादल नजर आते हैं, ये हमेशा आसमान में अक्सर बहुत ऊंचाई पर होते हैं। इन बादलों के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, मैं आपको नाना प्रकार के बादलों से मिलवाऊंगा। लेकिन ये जो संघनन की प्रक्रिया हम समझ चुके हैं एक बार अच्छे से। यानी जब पानी नीचे गर्म हुआ तो हवा उसको ऊपर की तरफ लेके गई। जब वहां वो ठंडा, उसको ठंड मिली यानी उसको टेम्परेचर कम मिला, तो वो वहां पर बादल का रूप ले लेंगे, संघनन का रूप हो जाएगा। वहां पे संगठित होके एक दूसरे के साथ मिलके बादल का रूप ले लेंगे। इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, जब जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचता है, जब यह संघनित होकर बादल के रूप में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे वाष्पोत्सर्जन से 100 डिग्री तापमान के आसपास लगभग तापमान होता है, तो क्या होता है, पानी गैस क्या करती है, उसको पानी के वाष्प को ऊपर की तरफ लेके जाती है। ऊपर जाने के बाद मेरा प्रश्न ये था, कितना तापमान होता होगा ऊपर, कभी सोचा है
क्यों बादल के रूप में परिवर्तन हो जाता है, क्यों ओले पड़ जाते हैं? क्या ऊपर कोई रेफ्रिजरेटर है, कोई फ्रीजर है जहाँ से पानी और कभी कभी पानी गिरता रहता है और कभी कभी बर्फ भी गिरने लगती है? क्या हमने सोचा है ऊपर कोई फ्रीज है क्या? नहीं, कोई फ्रीज नहीं है। लेकिन ऊपर का जो तापमान है या वायुमंडल में ऊपर का जो तापमान है वो बहुत कम होता है। लगभग लगभग -10 डिग्री तापमान के आसपास जब पहुंचती हैं ये गर्म हवाएं, तो फिर ये छोटी छोटी नन्ही बूंदों का रूप लेती हैं। और अगर उससे अधिक ठंडा हो जाते हैं तो क्या होते हैं? ओले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जब हैवी हो जाएंगी बूंदे, हम देखते हैं ना, मैंने बताया था आपको कि वो रेफ्रिजरेटर से बाहर निकली हुई बोतल का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, उस पर नन्ही नन्ही बूंदे नजर आएंगी और फिर वो नन्ही नन्ही बूंदे एक दूसरे से मिलके क्या करेंगी, पानी जब भारी हो जाएगा तो बूंद क्या वो बोतल से नीचे की तरफ आएगी। उसी प्रकार से पानी की बूंदें जब एक दूसरे से मिलकर बड़ी हो जाएंगी तो बारिश का रूप ले लेंगी। और अगर वो बूंदे अधिक यानी -10 डिग्री तापमान से और भी अधिक नीचे चला गया तो वो ओले के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राजस्थान जैसे स्थान पर हम अक्सर देखते हैं ओले गिरते हैं, अक्सर देखते हैं सर्दी के दिनों के अंदर क्या होता है, ओले गिरते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो बादलों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन 3 प्रकार ऐसे, आपके सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है पर फिर भी मैंने आपसे चर्चा करी तो मैं आपको बताता हूँ। तो हम बात कर रहे थे पहले प्रकार के बादल, जो हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अक्सर आसमान कभी भी नीला साफ नजर नहीं आता, लेकिन वहां पर हमें बहुत हल्के से बादल नजर आते हैं, लेकिन उनको हम देखते हैं तो बहुत ऊंचाई पर दिखते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर होते हैं, बहुत छोटे हल्के नजर आते हैं। और अक्सर शाम के समय में यानी जब सूरज अपना ढलान पे होते हैं, सूर्य नारायण, उस वक्त जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हमें अक्सर ज़्यादा क्लियर नजर आते हैं और पूरे आसमान को ऐसे घेरे हुए रंग बिरंगे यानी ऑरेंज कलर का, जैसे सूरज की रोशनी उनके ऊपर गिरेगी पीली और नारंगी रंग की, तो वो क्या पूरा आसमान का रंग वो ऐसा रूप परिवर्तित कर देते हैं। तो हमें पूरा आसमान जो वो नारंगी नजर आता है और वो बादल भी नारंगी नजर आते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उस समय उनके ऊपर गिर रही होती है, तो वो ऐसा विचित्र रूप ले लेते हैं कि अपने को इतना सुंदर आसमान नजर आता है। इस प्रकार के बादलों को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिरस। अंग्रेजी में अगर इसे देखें तो इसका स्पेलिंग है CIRRUS। हम सब इसको जाके गूगल करके देख सकते हैं, सिरस, और फिर हम इसे जाके आसमान में भी देख सकते हैं। अच्छा भैया तुम हो। अब आगे चलते हैं। क्यूमुलस। क्यूमुलस हम देखते हैं कि जब हमने बात किया वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पत्तियों से हमेशा हवा जो है वो क्या करते हैं, वो उनकी वाष्प को सोखती रहती है और नमी को ऊपर की तरफ लेके जाती है, और ऊपर जाने के बाद में ये बादल बड़े बादल का रूप ले लेते हैं। बड़े बादल का रूप ले लेते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जैसे कई बार आसमान में कहीं बादल नजर नहीं आता, सडनली एक बड़ा सा बादल नजर आता है और वो बारिश कर देता है, ओले गिर जाते हैं। बड़ा सा बादल ना ज़्यादा ऊपर होता है ना ज़्यादा नीचे होता है, बीच के रूप में होता है। अक्सर ये सफ़ेद रंग के या हल्के से गहरे रंग के होते हैं। इन बादलों को हम क्या नाम देते हैं? इन्हें हम नाम देते हैं क्यूमुलस। तीसरी प्रकार के बादल स्ट्रेटस। ये वो बादल हैं जो हमारे यहाँ बारिश करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी ये इतने अधिक, मतलब क्या होता है, समुद्र से उठते हैं और हवा में इतना ज़्यादा संगठित हो जाते हैं और इतना इनमें संघनन हो जाता है हैवी होने की वजह से, यानी जैसे मोटे हो जाते हैं ना मेरे जैसे, तो वो अधिक ऊपर भी नहीं उठ पाते हैं, तो फिर वो अपना उसको एक उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन हवा उनको क्या करती है? ऊपर की तरफ धकेलती है, समुद्र से ऊपर की तरफ धकेलती है। हवा क्या कहती है कि भैया और भी बनने दो, तुम ही यहाँ मत इकट्ठे हो जाओ, भीड़ को पीछे हटाओ पीछे हटाओ, तो वो आगे की तरफ उनको धकेलती है और ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लगातार शुरू हो जाती है, और फिर ये महीनों चलते हैं ये सारी प्रक्रिया। और तो उसमें फिर आगे चल के ये बारिश का रूप हमारे पूरे भारत भर में बारिश देखते हैं। काले घने रंग के इस प्रकार के जो बादल, जो अक्सर अधिक ऊंचाई पर नहीं होते, अक्सर क्या अधिक ऊंचाई पर नहीं होते हैं। ऊंचाई मतलब ऊंचाई तो होती है, ऐसा नहीं है कि हम उसको हाथ उठाए ऐसे पकड़ लें, ऐसे नहीं होता। ऊंचाई होती है लेकिन वो इतनी ऊंचाई नहीं होती है जितनी ऊंचाई बाकी सिरस की या दूसरे प्रकार के बादलों की होती है। इन बादलों को, जो कि बारिश के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्रेटस। अब बारिश कैसे होती है? हमने ये सब बातें तो कर ली बादलों के बारे में। अब बारिश कैसे होती है? बारिश होती है, हमने बात बताई थी कि जब ये नन्ही बूंदें, यानी पहले भाप से बूंद बनी और बूंद से वो बूंदें सब इकट्ठी हुई, इकट्ठी होने के बाद में उन्होंने संगठित होने के बाद में जब बारिश, उन बूंदों का जब भार अधिक बढ़ जाता है, और उसको बढ़ाने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? वो है तापमान। यानी तापमान जैसे ही उसको ठंडा करेगा तो वो क्या करेगा? बूंद के रूप में एकत्रित होने लगेगा।
और तापमान फिर उसको बूंद के रूप में जैसे इकट्ठा होगा तो उसको बाहर बढ़ेगा, तो बाहर बढ़ने के बाद वो क्या करेगी, बूंद उस बादल को छोड़ेगी, बूंद उस बादल को छोड़ेंगी, और छोड़ने के बाद में ये नन्ही नन्ही बूंदें कहाँ गिरने लगेंगी। और अगर ये प्रक्रिया और अधिक तेजी से होगी, या जैसे ये यहाँ से चल रहे हैं, चलने के बाद में कहाँ जा रहे हैं, ये मूव करके हमारे मैदानों की तरफ जा रहे हैं। मैदानों तक तो चलते जब तो ठीक है, लेकिन जब ये हरे भरे पेड़ देखते हैं और वहाँ तापमान इनको अधिक कम मिलता है तो वहाँ पे बारिश होती है। पेड़ नहीं होते तापमान अधिक होता है तो वहाँ से वो टाटा बाय बाय करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब यही बादल आगे जाके हमारे पहाड़ों से टकराते हैं, हमारे हिमालय से टकराते हैं, तो भारी बारिश करते हैं। कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है कि पूरा का पूरा बादल अपना पूरा पानी वहाँ पे गिरा देता है। उसको हम क्या कहते हैं, सब बादल फट गया। बादल फट गया तो बहुत ज़्यादा पानी पहाड़ों में तुरंत आ गया। तो इतनी प्रकार की बारिश के रूप हैं जिनके बारे में हम आगे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको समझते हैं वो ये है, जैसे ये इवेपराइजेशन नन्ही नन्ही बूंदे के रूप में हुआ, फिर ये यहाँ ऊपर संगठित हुए, फिर हवा इनको आगे की तरफ धकेलती है। धकेलने के बाद में देखा ये पेड़ों के पास पहुँचे, फिर ये इनके हमारे पहाड़ों के पास पहुँचे और इन्होंने बारिश करना शुरू किया। तो ये जो बारिश करने की जो प्रक्रिया है, जैसे हम देखते हैं बारिश कितनी प्रकार की हम देखते हैं। पहला, जब हम बारिश के रूप में बूंदों को देखते हैं, पानी गिरता है ना ऊपर से, झरझर झरझर करके पानी गिरता है। दूसरा हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ओले गिर जाते हैं। ओले कब गिरते हैं, जैसा मैंने बताया, यानी 10 डिग्री तापमान तक पानी को जो ठंडा करने की प्रक्रिया चलती है। लेकिन अगर तापमान इससे अधिक गिर जाता है, अक्सर सर्दियों के दिनों में जब नीचे का तापमान बहुत कम है तो ऊपर का तापमान तो और भी अधिक कम हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, वो तुरंत ओले बन जाएंगे, यानी बर्फ बन जाएगी। और बर्फ तो बूंद से भी अधिक भारी होगी, तो वो तो तुरंत नीचे की तरफ गिरती है। अब जब बर्फ ऊपर से चलती है तो बहुत बड़ी होती है, अगर इतने बड़े बड़े ओले गिरेंगे तो क्या होगा, है ना। तो वो जब छोटे ओले जब नीचे की तरफ आते हैं तो वो वायुमंडल में अपने आप से टूटते हैं, और टूटने के बाद में वो नीचे की तरफ आते हैं और बहुत तेजी से आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज ग्रेविटेशन की वजह से, यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से पूरा अपनी पूरी ताकत के साथ नीचे की तरफ आती है। और आती है तो उसका वेग भी बहुत अधिक हो जाता है, और वेग तो हो जाता है। उसके बाद में वो कैसे रूप में गिरते हैं, गोल रूप में। कभी देखा आपने कि साहब ओले आइस क्यूब की शेप में, यानी क्यूब यानी इस तरह के गिरे हों, इस प्रकार के गिरे हों, या त्रिभुजाकार के गिरे हों। हमेशा ओले किस रूप में गिरते हैं, गोल। गोल कैसे शेप ले लेते हैं, वो ऊपर से जब वो चलते हैं बर्फ के टुकड़े के रूप में, तो हवा उनको काटती है और पृथ्वी उनको नीचे की तरफ खींचती है, तो वो हवा के रूप में क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, और गोल गोले नीचे की तरफ गिरते हैं। ऊपर से चलते हैं बड़े, नीचे आके छोटे हो जाते हैं, यानी ऊपर से तो काफी बड़े चले थे। तो ये जो प्रक्रिया ओले गिरने की व्यवस्था चलती है। तीसरी चीज हम देखते हैं सर्दियों के दिनों में, अक्सर सर्दियों के दिनों में या बारिश जब बहुत अधिक होती है तो हम देखते हैं रात को, सुबह जब जाते हैं खेत के अंदर, तो खेत में हमें क्या मिलती है, ओस। क्या मिलती है, ओस। खेत में नहीं जाएंगे तो अगर थोड़ा सा हम गार्डन में घूमने के लिए जाएंगे तो वहां पे भी हमें घास के अंदर क्या मिलती है, ओस। हम पानी से चलते हैं वहां पे, जब चलेंगे तो वहाँ नीचे पैरों में क्या हो जाती है, पूरे हमारे पैर गीले हो जाते हैं। वो पानी कहाँ से आया, वो पानी ओश के रूप में आया। ओश कहाँ से आई, ओश वो जो हवा में बूंदे थी, रात को जब ठंडी हुई, धरती से मिली, और धरती एकदम ठंडी थी, और ठंडी थी तो उनको जमने के लिए क्या मिला, उनको मिले पेड़ पौधों की पत्तियां, और उन पत्तियों के ऊपर वो जमने लगी, अक्सर घास के ऊपर जमी हुई। तो वो जो ओश को जो जमने की जो प्रक्रिया है, रात भर चलती है। और सुबह जब हम देखते हैं तो हम अगर घास पे चल रहे हैं तो हमारे पैर गीले हो जाते हैं। खेत में जाते हैं, जो लोग कुछ गांव के होंगे तो उन्होंने देखा होगा, खेत से निकलना बहुत भारी होता है सुबह के समय में। पूरा अगर आप खेत के अंदर जाओगे तो पूरे ऐसे हो जाओगे जैसे आप बारिश के अंदर नहा के आए हो। तो ये जो ओश की जो प्रक्रिया है, ये भी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान जैसे स्थान पे जहाँ पे बारिश नहीं होती है, इस ओश की वजह से ही कुछ फसलें उगती हैं रबी के मौसम में। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहीं पे बारिश हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगली स्टेज पे चलते हैं, जल चक्र का अगला स्टेज कौन सा है, इसको देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं जल का जो पूरा चक्र है, इसके अंदर सबसे अंतिम चरण की, जिसका नाम है संग्रहण। संग्रहण इसका नाम क्यों है, अब प्रकृति में जल आया है, जल देवता ने इतनी बड़ी कृपा करी है, प्रकृति उसका क्या करती है, संग्रहण करती है। अब आप पूछोगे प्रकृति कैसे संग्रहण करती है, संग्रहण तो मतलब जैसे हम लोग कलेक्शन करते हैं पानी का, उसको कहते हैं। संग्रहण का मतलब क्या है, संग्रहण मतलब क्या है कि पानी का ऊपर से गिरना, और प्रकृति के अंदर, धरती के अंदर अलग अलग रूप से, यानी सबको जल की आवश्यकता है, पेड़ पौधों को जल की आवश्यकता है, मनुष्यों को जल की आवश्यकता है, अब कृषि के लिए जल की आवश्यकता है,
और उसके अलावा इंडस्ट्रीज के लिए जल की आवश्यकता है, जल में रहने वाले जीवों को जल की आवश्यकता है, हिमालय में जल की आवश्यकता है, गंगा में जल की आवश्यकता है, नदी, तालाब, पोखर सब में जल की आवश्यकता है। और उस पानी को वापस मूव करके कहाँ तक जाना है, अपने वापस गंतव्य तक भी जाना है, ओशियन तक जाना है, समुद्रों तक की जो लंबी यात्रा है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन यानी संग्रहण। इसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी जब पानी गिरता है, पानी गिर रहा है, तो ये जब सतह के ऊपर पहुंचता है तो इस सतह के ऊपर बहने वाला पानी जो बह के कहाँ पहुंचेगा, नदियों में, तालाबों में, ठीक है। यानी वो पहाड़ों से भी बह के आएगा और वो मैदानों से भी बह के आ रहा है, सब जगह से, घरों से, सब जगह से बह के आ रहा है। और वो कहाँ पहुंचता है, वो पहुंचता है नदियों के रूप में। और नदियां जहां एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो वहां छोटी सी एक झील का प्रकार का निर्माण कर लेती हैं। झील के अलावा आजकल कृत्रिम बांध बनाए जाते हैं, बांधों से क्या होता है, बिजली बनाई जाती है, सिंचाई करी जाती है और पीने का पानी इकट्ठा किया जाता है। बड़े बड़े शहरों को पानी कहाँ से मिलता है, उन बांधों से मिलता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया ये सब टिकी हुई किस पे, अंतिम चरण पे, जिसको मतलब कलेक्शन। यानी हमें पानी को अधिक से अधिक, जो नेचुरल पानी है, अच्छा पानी है, उसे हमें अधिक से अधिक कलेक्ट करना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है कलेक्शन दो तरह से होता है, कुछ मैनुअल है यानी कृत्रिम रूप से इंसान करते हैं, इन्होंने बड़े बड़े बांध बना दिए, और दूसरा प्रकृति का अपना एक तरीका है। और प्रकृति का जो तरीका है वो शाश्वत है, यानी प्रकृति सब का पोषण उस जल से करेगी। अब सबसे पहले जल कहाँ गया, ऊपर स्टेज के ऊपर गया और यहाँ से उन्होंने नदियों का रूप लिया। इसके बाद में क्या होता है वहाँ पे, जब भूमि के ऊपर जल गिरता है तो इसके अंदर बहुत गहरे, बहुत बारीक बारीक से छिद्र होते हैं या मिट्टी के कण होते हैं। इन मिट्टी के कणों के बीच में स्थान होता है, तो पानी इनके बीच में जमा होता है। और जमा होने के बाद में क्या करेगा, हम सब जानते हैं ग्रेविटी यानी गुरुत्व आकर्षण बल, ये पानी को नीचे की तरफ खींचेगा और नीचे की तरफ खींच के कहाँ लेके जाएगा। यानी हम जानते हैं कि ऊपर जो सतह है, इस सतह के नीचे भी बहुत अधिक छोटे छोटे स्थान होते हैं, इन स्थानों के अंदर वो जाके जमा हो जाता है। और हम अक्सर जब पानी खोदते हैं, यानी जब कुआं खोदते हैं तो नीचे में पानी मिलता है, ये वही पानी था जो बारिश में गिरा था, लेकिन पृथ्वी के छोटे छोटे जो छिद्र थे, इन छिद्रों से बहता हुआ कहाँ गया, नीचे। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। दो तरह के जल, यानी जो ऊपर सतह का जल था और दूसरा जल वो था जो तल के नीचे चला गया, उसे हम क्या बोलते हैं, भूतल। भूतल ये जल यानी ग्राउंड वाटर। तो ये दोनों प्रकार का जल जो है अंतिम रूप से कलेक्शन का प्रोसेस है। अब भूजल का भी प्रयोग जो है वो कृषि के लिए भी होता है, इंडस्ट्रीज के लिए भी होता है, और भूतल के अंदर बहुत अधिक ऐसा विज्ञान है जिस जल की उसमें उस जल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब हम बात कर लेते हैं, पानी इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होके हमारे नदियों से, झीलों में, तालाबों में, बांधों में तो भरता हुआ चला गया और फिर पानी नीचे चला गया जमीन में, जो जमीन के अंदर चला गया उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर, यानी भूतल का वो जल। और यही जल है जो अक्सर हम कुओं से खींच के निकालते हैं और खींच के हम इसे कृषि में भी प्रयोग लेते हैं, इसे हम पीने के अंदर भी प्रयोग लेते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं भूतल की गहराई कितनी हो सकती है, यानी जो ग्राउंड वाटर है इसकी स्टेजेस कितनी होती है और ये कितना गहरा जा सकता है। ग्राउंड वाटर इतना गहरा जा सकता है, यानी 200 फीट तक जा सकता है, 1000 फीट तक भी जा सकता है और 3000 फीट तक भी जा सकता है। और तीनों लेवल पे अगर हम खोद के देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है हम मिट्टी खोदेंगे, मिट्टी को खोदेंगे तो मिट्टी के नीचे में पानी मिलेगा, फिर उसके नीचे चट्टानें आ जाएंगी, उन चट्टानों को भी अगर खोद देंगे तो उसके नीचे भी पानी मिलेगा जिसकी गहराई लगभग 1000 फुट के आसपास होती है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि इतनी पक्की लेयर आती है, बहुत पक्की लेयर आती है, उसको भी अगर काट के नीचे जाएंगे यानी 3000 फीट के आसपास नीचे जाएंगे तो वहां पे भी हमें पानी मिलेगा। अब पृथ्वी के नीचे पानी कहाँ से आता है, ये वही पानी है जो पृथ्वी यानी प्रकृति संग्रहित करती है, यानी कलेक्शन करती है। कलेक्शन करती है दो तरीके से, यानी जो सरफेस पे हमें नजर आ रहा है झीलों के रूप में, तालाबों के रूप में, और जो नीचे यानी जमीन के नीचे नजर आ रहा है, ये दोनों प्रकार का जल का जो संग्रहण का जो प्रोसेस है हम कहते हैं कलेक्शन यानी संग्रहण। अब स्लाइड के ऊपर क्या लिखा, वर्षा के कारण बादलों से गिरने वाला पानी महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों आदि जैसे विभिन्न जल स्रोतों में इकट्ठा होता है। महासागर यहीं से तो आया था, यहीं वापस चला गया, बाल्टी से पानी निकला और बाल्टी में वापस चला गया, लेकिन उसके बीच की जो प्रक्रिया थी उसमें नदियों, झीलों से होता हुआ गया और जिसको जितनी आवश्यकता थी उसको उतना भरता हुआ चला गया।
ये जल स्रोतों में इकट्ठा होता है। बारिश का कुछ पानी रिस कर भूमि में चला जाता है, हमने बताया ना, ग्राउंड वाटर। यदि यह पानी ज्यादा गहराई तक पहुंच जाता है उसे भूजल कहते हैं, जो कि पुनः भरता रहता है। झीलों नदियों में भी पानी जल भूमि में चला जाता है। तो इस प्रकार की जो जल के जो बारिश हुई, बारिश से अलग अलग चीजों को जो पानी मिला, धरती को पानी मिला, झीलों को पानी मिला, नदियों को पानी मिला, और नीचे जमीन के अंदर भी पानी मिला। इस सब चीजों की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कलेक्शन यानी संग्रहण। जल चक्र का महत्व, शुरू से ही तो बात कर रहे हैं, महत्व अब तो हम खुद भी समझते हैं। जल चक्र का महत्व क्यों है? जल चक्र का महत्व साहब इसलिए है, हमने बात करी थी किस चीज के लिए? बारिश प्रकृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यानी जल है तो सब कुछ है, जल है तो प्रकृति है। तो प्रकृति की जो सारी संपूर्ण जो प्रक्रिया है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? जल। और इसमें हम देखें, सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बस स्लाइड को पढ़ते हैं। जल एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। जल चक्र की प्रक्रिया के बिना जल को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी अगर पानी को हम निकालते, यानी झीलों से पानी निकाल लेंगे तो झीलों का पानी खत्म हो जाएगा, नदियों का पानी निकाल लेंगे नदियों का पानी खत्म हो जाएगा, भूतल, जल तल दोनों, थल और तल दोनों का अगर पानी निकाल लेंगे दोनों का पानी खत्म हो जाएगा, बारिश नहीं होगी। बारिश आएगा वापस क्या करेगा? इस पानी को वापस रिचार्ज कर देगा। रिचार्ज क्या होता है? जैसे फोन में रिचार्ज डलाते हैं तो वापस पैसे आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? तो वैसे ही उसको रिचार्ज करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? जल चक्र। रिचार्ज नहीं होंगे तो हमें आगे मिलेगा पानी प्रयोग के लिए। अब पानी प्रयोग के लिए नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? ना खेती हो पाएगी, ना पीने का पानी होगा, ना इंडस्ट्री के लिए पानी मिलेगा, ना खेतों को पानी होगा, ना वनों को पानी होगा, ना जंगलों को पानी होगा, ना पेड़ों को पानी होगा, ना जानवरों को पानी होगा। तो इन सबको जो पानी चाहिए, चाहे वो झीलों से चाहिए, चाहे वो नीचे भूतल से चाहिए, चाहे नदियों से चाहिए, वो पानी कहाँ से आता है? वो इस जल चक्र के माध्यम से आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई हमें समझ में कि जल चक्र का क्या महत्व है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। जल चक्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि यानी जल चक्र में जो अनियमितता हो रही है, अनियमितता यानी किस प्रकार की अनियमितता है? यानी कभी कभी बारिश नहीं होती है और कभी कभी बारिश बहुत अधिक होती है। असामयिक बारिश होती है, यानी हम ये तो देखते हैं कि साहब बारिश जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में होनी चाहिए, लेकिन कई बार हमें वो बारिश जो है वो अक्टूबर, नवंबर में भी देखने को मिल जाती है। उससे क्या नुकसान होता है? उससे फसलों को नुकसान होता है, प्रकृति को नुकसान होता है। और जब बारिश होनी चाहिए उसमें बारिश नहीं होती, यानी जुलाई में बारिश नहीं हुई, या बारिश हुई ही नहीं, या कई जगह बहुत अधिक बारिश हो रही है। कुछ ऐसी जगह है, स्थान है जहाँ पे बारिश बहुत अधिक हो रही है। तो उस वजह से अलग अलग प्रकार के हमें नुकसान जो है प्रकृति के अंदर देखने को मिलते हैं। इन सभी प्रकार के नुकसानों को हम अभी जो है वो मैं दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। पहली चीज है जिसके बारे में बात करेंगे तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउसेस गैसेस, किसकी वजह से? यानी ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। ये प्रदूषण प्रकृति का नुकसान करता है, और इस प्रकृति के नुकसान होने की वजह से अक्सर हम देखते हैं, यानी इससे क्या नुकसान होता है? इससे एक तो जो वाटर है यानी जो पानी है वो गंदा हो जाता है, और वो उन चीज़ों में प्रयोग नहीं किया जा सकता जिन चीज़ों के लिए उसकी आवश्यकता होती है। इससे किसको नुकसान होता है? इससे प्रकृति को नुकसान होता है, इससे जीवों को नुकसान होता है, इससे जंगलों को नुकसान होता है। और दूसरी बात यह है कि हम लगातार पेड़ों को काटते हैं। पेड़ों को क्यों काटते हैं? क्योंकि हमें खेत चाहिए, क्योंकि हमें कागज़ चाहिए, क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए फर्नीचर के लिए। तो हम लगातार अपने जो नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक जो सोर्सेज हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जंगल का, उसको हम लगातार समाप्त करते जा रहे हैं। फिर हमने बात करी थी, हम जब देख रहे थे उस चित्र को तो हमने देखा था ना, बारिश दो जगह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। एक तो पेड़ों, जहाँ जंगल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दूसरा जहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ से टकराते हैं तो पहाड़ों के पास अक्सर टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे ठंड होती है, टेम्परेचर कम होता है, और वहाँ पे बहुत अच्छे वन होते हैं, तो इसलिए वहाँ अधिक बारिश होती है। तो हिमालय में बहुत अधिक बारिश होती है। हिमालय का यानी जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यानी जो हमारे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, वहाँ पे बारिश अक्सर अधिक होती है। चेरापूंजी का हम सभी ने नाम सुना होगा, जहाँ पे साल भर बारिश होती है।
तो वहाँ बारिश क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे वन है, वहाँ पे तापमान कम है, इसलिए वहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यदि हम सोचें कि हम इन पहाड़ों को ही ना रहने दें, हम इन वनों को ही काट दें, तो क्या होगा? तो बारिश नहीं होगी। या कभी कभी किसी ऐसे समय में बारिश होगी जिस समय कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस समय में बारिश हम देख सकते हैं। या ऐसा होगा कि बारिश नहीं होगी। और इसके अलावा इसका जो नुकसान है वो जो है वो, अच्छा अब एक चीज़ महत्वपूर्ण हम ये देखते हैं, जो जल चक्र को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली चीज़ है वो है, हमने बात करी कि वनों की कटाई। वनों की कटाई के साथ यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ी जानी चाहिए, और वो है माइनिंग। यानी जो हम प्रकृति के अंदर वो जो क्या कर रहे हैं, पहाड़ों को समाप्त कर रहे हैं। कैसे समाप्त कर रहे हैं? हम पहाड़ों को खोद के और उसके जो रिसोर्सेज है उसको निकाल के हम दूसरी जगह पे यूज़ कर रहे हैं। कहीं हम मकान में बनाने के लिए पत्थरों को यूज़ करते हैं, और वो उन पहाड़ों को जो नुकसान पहुँच रहा है, अरावली इसको जो नुकसान पहुँच रहा है, इससे वो सीधा सीधा किस चीज़ को नुकसान पहुँचता है? हमारे जल चक्र को नुकसान पहुँचता है। दूसरी बात कर ली हमने ग्लोबल वार्मिंग की। तीसरी बात करते हैं हम सिंचाई की। सिंचाई यानी जो खेती है, कृषि है, इसके अंदर सबसे अधिक पानी का उपयोग होता है। यानी ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा उपयोग किस में किया जाता है? इवन इन सरफेस वाटर। सरफेस वाटर यानी बांधों का भी पानी, और लगभग पूरा जो पानी है इसका 60% पानी जो है वो उपयोग में आता है सिंचाई के। दूसरी बात करते हैं हम स्त्राव की। स्त्राव यानी जो पानी बह जाता है, जिस पानी का हम कलेक्शन नहीं कर पाते हैं। यानी बारिश हुई और जो अगर हम शहरों में देखें तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है, शहर में जितनी बारिश होगी वो कहाँ जाएगी? नाले में जाएगी। और नाले से वो कहाँ चले जाएगी? उसी गंदे नाले में चले जाएगी जहाँ पे साल भर शहर की गंदगी जाती है। उस पानी का कुछ उपयोग हो पाया? नहीं हो पाया। तो वो जो नालियाँ हमारे यहाँ बनी हुई हैं उसमें वो बारिश का साफ पानी भी जा रहा है, उससे भी नुकसान होता है। जल चक्र यानी जल चक्र क्या करता है? एक तरह से रिचार्ज सिस्टम है हमारी पूरी प्रकृति का। और इस जल चक्र का जो रिचार्ज पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को इफेक्ट करने वाले जो कारक हैं, ये क्या करते हैं? पानी का उतना कलेक्शन नहीं होने देते जितना कलेक्शन होना चाहिए। तो ये जो जल चक्र के जो चरण थे, हमने इनको समझा, हमने बादलों को समझा, हमने बारिश को समझा, और हमने उसके महत्व को समझा। अब इसके बारे में हम आगे कुछ चर्चा करेंगे, इसमें महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की। अगले हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।